हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण मुरारी गुप्ता में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीटेट पेपर फर्स्ट के पिछले सभी ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसका यह पहला पार्ट है। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और अगर आपने इन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, पेपर सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम कृष्ण मुरारी गुप्ता है, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो दोस्तों, आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है संवेदी सूचनाओं को से संबंधित होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्योंकि दोस्तों दोस्तों संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों के किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे योग्य बनाने से होता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान सरलता से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास है, पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय, चौथा है क और ख। तो इसका आंसर दोस्तों होगा मात्रात्मक और गुणात्मक। क्योंकि दोस्तों मानव विकास हमेशा से ही मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क और ख दोनों होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति पोषण विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन आनुवंशिकी एवं वातावरण, दूसरा है व्यवहार एवं वातावरण, और तीसरा है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट फर्स्ट होगा मानव विकास प्रकृति पोषण विवाद हमेशा आनुवंशिकी एवं वातावरण से ही संबंधित होता है। ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट आनुवंशिकी एवं वातावरण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सामाजिकरण की
ये निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक। पहला है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, तीसरा है इको क्लब, चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामाजिकरण सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे सामाजिकरण की संज्ञा कहते हैं। और जिसमें स्वास्थ्य क्लब आता है और परिवार आता है, इको क्लब आता है, ये सब सामाजिकरण के प्रमुख साधन होते हैं। किंतु इसके अलावा कोई और साधन नहीं होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक। सार्वजनिक पुस्तकालय इसका आंसर ये होगा। बाकी स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब ये सामाजिकरण के साधन हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय इसके निष्क्रिय साधन हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन है, पहला है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक, चौथा है भाषाई। भाषाई। तो इसका आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कि किसकी उपेक्षा की जाती है। तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत में आपको हमेशा से ही पता होता है कि विकास के सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है उनके सिद्धांत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, सॉरी चौथा नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, जैविक। ठीक। जैविक इसका आंसर होगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा थर्ड, इंद्रिय जनित कामक स्तर। क्योंकि इंद्रिय जनित कामक स्तर पर एक वर्ष तक के शिशु आँख, कान व हाथों से सोचते हैं। वे हाथों से चीज़ों को इधर उधर कर, चीज़ों की पहचान कर या किसी ध्वनि को सुनकर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा थर्ड, इंद्रिय जनित कामक स्तर। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क है विषमांग नैतिकता, ख है संज्ञानात्मक परिपक्वता, ग है प्रतिक्रिया, घ है सहयोग की नैतिकता। इसका आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, सहयोग की नैतिकता। ठीक। इसका आंसर होगा फोर्थ, सहयोग की नैतिकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय का एक सिद्धांत है। तो पहला दिया है, क दिया है व्यवहारिक बुद्धि, ख दिया है प्रायोगिक बुद्धि, ग दिया है संसाधनपूर्ण बुद्धि, घ दिया है गणितीय बुद्धि। तो दोस्तों आपको पता है ये स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय के बुद्धि के सिद्धांत दिया है, जिसमें 3 तरह की बुद्धि बताई गई है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। इसमें से दिख रहा है तीनों में से पहला ऑप्शन दिख रहा है का व्यवहारिक बुद्धि, इसका आंसर यही होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। दोस्तों ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक, इन सब क्वेश्चंस को आपको याद करना होगा। बाकी पेडोलॉजी का भी क्वेश्चंस आता है, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत सोच के ही आंसर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। तो क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो पहला दिया है डेविड वेस्लर ने, ख दिया है अल्फ्रेड बीने ने, ग दिया है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, और फोर्थ ऑप्शन दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। दोस्तों इसका आंसर होगा सेकंड, अल्फ्रेड बीने ने, ख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ठीक, किस क्षमता से संबंधित है। पहला है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ठीक है, और दूसरा है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, और तीसरा है जानना समझना व लिखना, चौथा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। यही ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से संबंधित होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कक्ष में जेंडर लिंग में विभेद है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर वर्ष सीटेट 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन जेंडर से संबंध पूछता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, आराम से हो जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा दिया शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों के वृत्त्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और चौथा दिया है शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर होगा सेकेंड होगा। ठीक, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। दोस्तों लिंग विभेद शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रभावित करता है, जिससे वह हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का प्रभावी कारण बन जाता है। तो इसका आंसर होगा ख, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ठीक, पहला है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, चौथा है स्पर्श संबंधी। दोस्तों सीखने के लिए हमें कोई चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट चाक्षुष। चाक्षुष का इंग्लिश जो वर्ड होता है वह होता है विजुअल। विजुअल मतलब दिखाई देने वाली चीज़ें। तो चाक्षुष जो है सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह
कर रहा है, कर रही है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। दूसरा है सीखने के रूप में आकलन। तीसरा है सीखने के लिए आकलन। चौथा है सीखने के समय आकलन। दोस्तों, इसका आंसर होगा थर्ड, सीखने के लिए आकलन। क्योंकि दोस्तों, इसमें जितनी भी चीज़ें कार्य कर रही हैं वो सीखने के लिए ही कर रही हैं। ठीक, एकत्र करता है, फिर योजना बनाता है, तो ये क्या हुआ, सीखने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। फर्स्ट है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। खा है, प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ग है, शिक्षार्थियों के मूल्य और प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। घ है, व्यवस्था के स्वामित्व की भावना रहती है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रहती है। तो आप कुछ जानते हैं कि स्कूल की सारी चीज़ें और सिस्टम पर आधारित होती हैं, तो उसमें व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रहता है। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि यह अपसारी होता है। दूसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक है। तीसरा ऑप्शन है मुक्त अंत है। और चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर ख। क्योंकि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह एक एनालिसिस पर करने वाली चीज़ है जिसको हम अलग अलग करके ही समझ सकते हैं, और इसके लिए हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, विश्लेषणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं कि छात्राएं निम्न में से सही हैं। इसमें कई सारे आंसर्स दिए हैं जिसमें हमको इनकी छात्रा के विषय में बताया गया है और उसकी सोच के विषय में बताया गया है कि आखिर ये कह क्या रहा है। ठीक, तो उसी के हिसाब से हमको आंसर चूज करना होगा। पहला है, गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ठीक, दूसरा है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक, ये हीन भावना वाली चीज़ है। तीसरा है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में अस्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। और चौथा है, भाषिक और संगति संबंधी अधिक क्षमता रखती हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक, इसका आंसर होगा सेकंड, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ये एक स्टूडेंट, छात्रा के विषय में बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग बताई गई है। गणित में अच्छी है, इसमें पॉजिटिविटी की भावना आती है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। बाकी सब जिसमें है वो नेगेटिव थॉट्स देते हैं, इसलिए वो सब ऑप्शंस नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें भी इंस्टीट्यूट हर साल एक नए क्वेश्चंस पूछता ही रहता है, तो इसका ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा डिस्लेक्सिया। ठीक,
इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। सीधे सीधे डिसलेक्सिया होगा। और डिसकैलकुलिया में गणित से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ग्राफ में वो ग्राफिया से संबंधित होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है सहयोगात्मक शिक्षा, तीसरा है प्रत्यक्ष शिक्षा और चौथा है संगत शिक्षा। तो दोस्तों सभी के लिए शिक्षा के लिए हमको पता है ये कि समावेशी शिक्षा ही आंसर हो सकता है इसका। दोस्तों समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को जानने तथा सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा, समावेशी शिक्षा। बाकी तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों दिया है प्रभाव प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों प्रतिभा, गुण, अभिसारी चिंतन, चौथा है त्वरण। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रतिभा में ही प्रभावपूर्णता होती है, व्याख्या होती है, मौलिकता होती है तथा लचीलापन होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा प्रतिभा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है प्रतिभा, बाकी तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक, पहला है स्मरण पर, दूसरा है समझ पर, तीसरा है सर्जन पर, चौथा है विश्लेषण पर। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड, सर्जन पर। दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों का बहुरूपता से सामान्य बालकों से अधिक वो श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, सर्जन। बाकी स्मरण, समझ, विश्लेषण ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग कि गणित में अधिगम योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षा के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? पहला अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, चौथा है उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों इसका आंसर होगा सेकंड, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निदानात्मक परीक्षण में गणित की समस्याओं से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है सिद्धांत चित्र डॉट 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 के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ होगा, ये समाज नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, समझ बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान की स्थानांतरण, दूसरा है विशिष्ट विवरणों पर एकाग्रता केंद्रित करने, तीसरा है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, चौथा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। ये सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
दिया है क्वेश्चन नंबर 23। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला है पहला है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग 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 एक मुख्य तरीका है। तीसरा है अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। दोस्तों, जैसे कोई बालक अपने उन चहेते अभिनेताओं के व्यवहार को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, वैसे उन्हें वह टेलीविज़न चलचित्र आदि में करके देखता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सेकंड, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका हो सकता है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें से नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है निगमनात्मक तड़कड़ा में शामिल है। पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर तड़कड़ा। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर तड़कड़ा। तीसरा है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। चौथा है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोजपरक संबंधी पद्धतियाँ। दोस्तों, निगमनात्मक तर्कणा वैसी तर्कणा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है तथा मोहन एक मनुष्य है अतः मोहन भी मरणशील है। तो हमेशा जो निगमनात्मक तड़कड़ा होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद करने लायक चीज़ें हैं। ये होगा आंसर का फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका तीनों और बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों, यह विचार दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक को द्वारा। ठीक, यह विचार E.L. थॉर्नडाइक ने ही करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक व्यय दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट E.L. थॉर्नडाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है याद करना। दूसरा दिया है गतिक प्रक्रमण। तीसरा है विचार करना। चौथा है सहानुभूति देना। ठीक, इसका आंसर होगा दोस्तों सहानुभूति देना। यह कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला है अभिप्रेरण। दूसरा है अध्यावसाय। तीसरा है संवेग। चौथा है वचनबद्धता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अभिप्रेरण, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक बल देता है और कोई भी काम करने के लिए हमें बाध्य करता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा फर्स्ट का अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार, ब्रैकेट में है प्रेरक। दूसरा है संवेग। तीसरा है आवश्यकता। चौथा है उत्प्रेरणा। दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा है आवश्यकता। दोस्तों, मानव वैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। ठीक, व्यक्ति में मुख्यतः दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहला होती है जैविक आवश्यकता, दूसरा होती है सामाजिक आवश्यकता।
और प्रायः अभिप्रेरणा के साथ, मोटिवेशन के साथ, प्रायः अंतः बदलाव के साथ लिया जाता है। मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा जो है, इनका प्रयोग अंतः बदलाव के साथ लिया जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड, आवश्यकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिया है कि डॉट 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 प्रेरणा प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण को, आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। पहला है प्रभावी, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है संरक्षणात्मकी, चौथा है सुरक्षात्मकी। इसका आंसर दोस्तों होगा सेकेंड, भावात्मक। भावात्मक प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण को, आवश्यकताओं तक पहुंचाने और व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला दिया है उत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा दिया है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा दिया है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा दिया है माता पिता की ओर से दबाव। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध, क्योंकि दोस्तों अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब होता है सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंधगत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला अनुत्तीर्ण हो जाने का भय होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कब नहीं होगा, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय है। दूसरा है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा है माता पिता की ओर से दबाव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में मिलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, ढोलना आदि करता है। चौथा है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट, वह कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा वह ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। 32 में एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को पढ़ा सकती है। पहला ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, दूसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तीसरा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, चौथा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड, विषय वस्तु को विद्यार्थियों की जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों आपको पता ही है कि अगर स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और टीचर जो है उनके जीवन से जोड़कर चीज़ों को समझाता है तो स्टूडेंट बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता है,
तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। दोस्तों इसका आंसर तीनों होगा कि बी क ख ग घ तीनों होगा कि बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है, और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। तीसरे है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय साधन है, ठीक। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 34 कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। और चौथा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। इसका आंसर होगा सेकंड, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उदाहरण देकर समझाया सर्वाधिक प्रभावी विधि है। इसका आंसर होगा सेकंड, विद्यार्थियों को उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा है जहाँ मन मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। चौथा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करता है कि वे महत्वपूर्ण है। बाकी पहला ऑप्शन नहीं होगा, शिक्षक एकाधिकारवादी है, टीचर का वहाँ शासन चलेगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन में केवल देखो कि दूसरे ऑप्शन में दिया है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और होता है, मतलब केवल पढ़ने लिखने पे ही ध्यान दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि शिक्षक ही अधिगम में आगे रहता है, स्टूडेंट को कोई महत्व नहीं दिया है। इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक, जहाँ स्टूडेंट पे ही जोर दिया जा रहा है। इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है जब एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है। पहला दिया है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ठीक। और चौथा है बच्चा सब कुछ जानता है, ठीक, बच्चा सब कुछ जानता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सेकंड, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है एग्जाम में, 1 नंबर का कंफर्म है। इस थॉट से संबंधित कि प्रत्यय विकसित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37,
कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा होगा या पीड़ा नहीं होगा, प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला ऑप्शन है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। दूसरा है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तीसरा है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में। सीखना विद्यार्थियों का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड। बाकी तीनों ऑप्शन में निगेटिविटी की भावना दिख रही है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा थर्ड, ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया है 38। दिया है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक, इसका ऑप्शन दिया पहला है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद कर देकर, और तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, और चौथा है उनमें चिंता और डर पैदा करके। दोस्तों इसका आंसर ख होगा, जिसमें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। पहला है कि लड़का याद करने के लिए जिससे वे भी प्रत्यक्ष स्मरण करने में अच्छे बने। दूसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। चौथा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था 40। क्वेश्चन नंबर 40 था कि निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा है प्रतियोगात्मक कक्षा, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ख, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास का सिरा पद अभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सिरों से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों इसका आंसर होगा सेकंड, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 42। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है मध्य बचपन का समय, दूसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, तीसरा है वयस्कावस्था, चौथा है जन्मपूर्व का समय। इसका आंसर दोस्तों होगा प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक, ये होगा इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट व सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इस सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहला है बुद्धि और विकास का, दूसरा है स्वास्थ्य और परीक्षण का, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता का, चौथा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का। इसका आंसर होगा फोर्थ,
आनुवंशिकता और पर्यावरण का। लड़की की क्षमताएं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का परिणाम होंगी। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण हो सकते हैं। पहला है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा है परिवार और रिश्तेदार, तीसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार, चौथा है परिवार और पास पड़ोस। दोस्तों इसका आंसर होगा विद्यालय एवं निकटतम परिवार। ये सामाजिकरण के गौण हो सकते हैं, वाहक हो सकते हैं। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो परिवार से ही आरंभ होती है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है, इसलिए इसका आंसर थर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 45 वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूप या स्कीमाज का समायोजन, थर्ड है उद्दीपन अनुक्रिया युग्म, चौथा है संतुलन। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है या बालकों में ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की सोपानों की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ये सेंटेंस दिया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब इससे संबंधित आंसर दिया है कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ठीक, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसका आंसर होगा सेकंड होगा इसका आंसर, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल के अंतर्गत आएगा। यह व्यवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, चौथा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका आंसर दोस्तों होगा फोर्थ, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यह जीन पियाजे के अधिगम के लिए सिद्धांत जो से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है, यह जीन पियाजे के सिद्धांत में बताया गया है। इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका आंसर होगा थर्ड, समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न के अनुसार जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था में प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह साम्यीकरण और समायोजन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा के कैसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। जो नियामक है, दूसरा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, चौथा है खोज को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर होगा खोज को प्रोत्साहित करता है। वही प्रगतिशील कक्षा की एक विशिष्ट विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, जो जेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। लिंग है, पहला है शारीरिक संरचना, दूसरा है सहज गुण, तीसरा है सामाजिक संरचना, चौथा है जैविक सत्ता नहीं होगा, जैविक सत्ता है। दोस्तों, लिंग एक सामाजिक संरचना है। ठीक, लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, सामाजिक संरचना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।